नमस्कार। जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। देश में सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन आरक्षण को मुद्दा बार बार बनाया गया है। आरक्षण इस देश में वोट बैंक का एक ऐसा हथियार साबित हुआ है जो अक्सर खाली नहीं गया है। क्या इसी तरीके की कोशिशें जो हैं पूर्व में होती रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई नजरअंदाज किया गया तो वो रहे सवर्ण, जिन्हें रिजर्वेशन के नाम पर आज तक सिर्फ खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। स्थिति अब क्या बदल रही है? मास्टर स्ट्रोक क्या मोदी सरकार ने खेला है? क्योंकि सवर्णों को आरक्षण की ओर ले जाने में 10% का आरक्षण उन्हें मोदी सरकार देगी। यह बड़ा फैसला कैबिनेट के जरिए लिया गया है। इसे एक तरफ विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यह चुनावी वादा है, यह जुमला साबित होगा। लेकिन क्या मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब विपक्ष के पास होगा? और जिस सवर्णों को 10% आरक्षण की बात सरकार करने जा रही है वो होगा कैसे? क्या संविधान में अमेंडमेंट जो आखिरी वक्त, क्योंकि अब जो है शीतकालीन सत्र पहुंच चुका है, क्या उस अमेंडमेंट को करवाने में सरकार कामयाब हो पाएगी? आखिर किस पाले पर विपक्ष खड़ा होगा? इन्हीं तमाम चीजों पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी के बाद विपक्ष को सबसे बड़ा झटका, सवर्णों को आरक्षण का तोहफा। नहीं, वो ठीक है, वो तो मैं स्वागत करूंगा कि जो गरीब तबका है उसको तो हम ये मान के चलते हैं कि शेड्यूल कास्ट सारे 100% ही गरीब हैं। उस मान्यता पर शुरू की थी। अब कहीं आगे बढ़ गए हैं, उसको क्रीमी लेयर कहते हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा। बट जहाँ तक जो पिछड़ी है जी अग्रणी जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको उस वर्णा या जात के आधार पर देना गलत होगा। परंतु उनमें जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रखना, ये तो इकोनॉमिक ग्राउंड पे क्या संविधान में प्रोविजन है? आर्टिकल 15 और 16 में कहाँ है इकोनॉमिक ग्राउंड पर मिलने का? और आप क्या आर्टिकल 15-16 कमेंट करेंगे? 2019 का चुनाव सर पर है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से सबक लेकर मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ना तय है, क्योंकि यह मोदी सरकार का ऐसा दांव है जिसका विरोध करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला है, और सरकार का समर्थन विपक्ष को मंजूर नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान में आरक्षण को लेकर सियासत लगातार होती रही है। SC/ST को लेकर आरक्षण देने पर अपने कोर वोट बैंक यानी सवर्णों से नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ा था। बीजेपी ने इससे सबक लेते हुए इसकी काट ढूंढने की कोशिश की है, जिससे एक तीर दो निशाने लगाने में सरकार कामयाब होती नजर आ रही है। एक तरफ तो सवर्णों की नाराजगी दूर होगी, वहीं लगातार विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के इस दांव से विपक्ष भी चारों खाने चित्त हो गया है। सामान्य वर्ग के मेरे बेटे बेटियों को, सामान्य वर्ग को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। जो सबसे पीछे और सबसे नीचे आर्थिक आधार पर रह गए, इससे उनको न्याय मिला है, संबल मिला है, और सचमुच में एक ऐतिहासिक फैसला है। और ये केवल ऐसा फैसला नहीं है कि केवल फैसले के लिए फैसला लिया हो, बल्कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का 50% से वो फैसला भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्प्लीमेंट होगा। मैं हृदय से इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और केंद्रीय मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं। हालांकि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बार बार देश में होती रही है, लेकिन इस पर कभी आगे नहीं बढ़ा जा सका। लेकिन सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण से इस दिशा में इसे शुरुआत कहा जा सकता है। हालांकि देश में आज जातियों को और आरक्षण को लेकर जिस तरीके के हालात हैं, अगर पूर्ववर्ती सरकारें इस और कदम उठाती, आज जैसे हालात नहीं होते। हालांकि मोदी सरकार के लिए इस फैसले को लागू करवाना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि संविधान के मुताबिक सिर्फ 50% आरक्षण दिया जा सकता है।
और अगर सरकार को इस आरक्षण को लागू करवाना है तो उसे संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए सरकार संसद में जोर आजमाइश करेगी। अब विपक्ष इस पर क्या करता है, ये देखना होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए जयदीप यादव की रिपोर्ट। इस 10% आरक्षण को अगर आप समझने की कोशिश करें, वर्तमान में जो आरक्षण है वो 49.5% तक दिया जा रहा है और संविधान के मुताबिक सिर्फ 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। पेच यहीं पर फंस रहा है कि आखिर जिस 10% आरक्षण को सरकार देने की बात कर रही है उसे किस तरीके से दिया जाएगा। इस वक्त जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके साथ बिना छेड़खानी किए, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि जो स्वर्ण गरीब तबके से हैं उन्हें आरक्षण का जो लाभ है वो हम देने जा रहे हैं। इसका रास्ता जो है वो ये कि किसी तरीके से संविधान के अंदर अमेंडमेंट कराया जाए, जिसे कल सदन में लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। उस पर विपक्ष का किस तरीके से साथ मिलता है और आखिर क्या संसद की जो परीक्षा होगी उसमें यह कोशिश कामयाब होगी, उसी पर यह निर्भर करेगा कि रिजर्वेशन 10% का सवर्णों को मिलता है या फिर नहीं। इसी पर चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ यहां पर नावेद अयाज साहब हैं, समाजवादी बसपा की तरफ से, माफ कीजिए, हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ अनिल मिश्रा साहब हैं हमारे साथ, यहां पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही दिनेश सिंह साहब है बीजेपी की तरफ से। उसके अलावा राजेंद्र घोड़े साहब हमें यहां पर ज्वाइन करेंगे मराठा मोर्चा की तरफ से। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत दिनेश जी आपसे, मंशा क्या है? मनसा बिल्कुल स्पष्ट है सुमित जी कि जो गरीब है सौरभ, देखिए कभी भी गरीबी जात पूछ कर नहीं आती है। इसकी चर्चा बार बार सभी राजनीतिक दल के लोग और सभी लोग करते थे, लेकिन किसी में नैतिक साहस नहीं था कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला वो ले सकें कि गरीब तो किसी भी जात में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गरीबों के साथ न्याय करना और माननीय मोदी जी का जो मंत्र है, इस सरकार का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, मुझे लगता है आज उसी मंत्र को आगे बढ़ाने का काम केंद्र की कैबिनेट ने किया है। नावेद अयाज साहब साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने हमेशा ही स्वर्णों में जो पिछड़ा और गरीब वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक स्तर पर पिछड़ गया है, जो कि आर्थिक स्तर पर तो आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है संविधान में, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने हमेशा कहा है कि जो अगली जातियों में भी जो लोग पिछड़े हैं सामाजिक या शैक्षिक क्षेत्र में, उनको जो है आरक्षण के दायरे में लिया जाना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इस स्टैंड को अगर मोदी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में माना होता, इस बात को मानते हुए इस पे अमल की कोशिश की होती, तो लगता कि ये स्वर्ण समाज के हित की बात की जा रही है। लेकिन ये स्वर्ण समाज के हित की बात नहीं है, ये वोट बैंक हित की बात है। ये वोट बैंक के हित को एक जुमला साबित होगा और एक नाकाम चाल साबित होगी। जब आप आखिर वक्त में, जब 4 या 5 दिन का मात्र पार्लियामेंट सत्र बचा है, जब आप एक शगुफा छोड़ते हैं और ये शगुफे और जुमले से ज्यादा ये अगली जातियों को आरक्षण देने की बात नहीं लागू होगी। साथ ही आखिर वक्त में ये बीजेपी की नहीं, एक बैकफुट पे जाने की, एक चुनाव में पीछे जाने की भी दिशा साबित होगी, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं सांपों के बिल में हाथ डाल दिया है। जो आरक्षण और जातिवाद के मुद्दे दबे हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं मोदी ने एक इस चीज को हवा दी है और इसका खामियाजा ये 2019 के चुनाव में दूसरे रूप में, निगेटिव रूप में भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगड़ियों के इस आरक्षण के समर्थन में जवाब दीजिए, उसके बाद देखिए किसने किसके बिल में हाथ डाला है तो वक्त बताएगा। दो चीजें हैं ना कि प्रधानमंत्री, ये तो इतिहास साक्षी है कि प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय चुनाव के नफे और घाटे के लेकर नहीं करते हैं। अगर हम चुनाव में फायदे लेने के लिए करते होते तो नोटबंदी इस देश में ना होती, इस देश में जीएसटी ना आता और इस देश में सवर्णों को आरक्षण ना मिलता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे कड़े फैसले लेने के लिए माने जाते हैं। और जो जनता के हित के फैसले हैं, अभी स्वयं बसपा के साथी कह रहे थे कि मायावती जी ने भी कहा था कि जो भी सवर्ण गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो आज उसका लाभ उनको दिया जा रहा है। तो दिक्कत क्या है, नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, आप कह रहे हैं पहले नहीं क्यों दिया गया। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछ लूं कि 4.5 साल पहले तो आप सरकार में थे, आप ही दे दिए होते। देखिए, जब भी आप कुछ दे रहे हैं, जब भी कोई आप फैसले ले रहे हैं, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए बिना इफ और बट के।
ना 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 इफ और बैट करना लोकतांत्रिक अधिकार है और इसमें समझाया जाना जरूरी है। अभी आप जब बोलिएगा आप ही बोलिएगा, आप ही का नंबर है, ठीक है, बोलिए बोलिएगा। हम कह रहे हैं कि जब भी आप तो थे ना सत्ता में इसके पहले, तो आप कर लिए होते, लेकिन आप में नैतिक साहस नहीं हो पाया। आज भारतीय आप थे केंद्र की सरकार में, बाहर से समर्थन दे रहे थे। हाँ, तो बाहर से समर्थन प्रदेश में कर देते। एक बार भी आपने कहा, उत्तर प्रदेश में तो थे ना सरकार में सर। अगर आपने सरकार में आपने कहा क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में तो थे, आप वहां कर देते, इस तरीके का इनिशिएटिव वहां ले लेते हमेशा इस बात को। और दूसरी चीज देखिए, आपने यही कहा कि कई ऐसे राज्यों में जहां 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया, मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहुमत की सरकार थी, वहीं उन्होंने कुछ कर दिया होता, लेकिन ये हिम्मत नहीं। हम यही कह रहे हैं, इस देश में कई बार सुमित जी लोग चर्चा करते रहे, सिर्फ चर्चा चर्चा चर्चा, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। वो नैतिक साहस किसी दल में नहीं था, किसी नेता में नहीं था। ये पहली बार है देश को एक ऐसा नेता मिला है, जो निर्णय करने वाला नेता मिला है, जिसमें इतना नैतिक साहस है। आज जो निर्णय हुआ है उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जो है अनिल मिश्रा साहब आपका, क्योंकि आज तक सिर्फ बात होती रही कि रिजर्वेशन जो है वो सवर्णों के लिए होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बाउंसर से उस पर शॉट जो खेला वो बीजेपी ने। जी बिल्कुल, देखिए आज मास्टर स्ट्रोक तो मोदी जी ने लगाया है। निश्चित रूप से राजनीति, जो भारत की वर्तमान राजनीति थी, उसकी दशा दिशा पूरी तरह से बदल दी है। हाँ। सही है गलत है, इस पे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जवाब भी देंगी, अपने अपने विचार भी रखेंगे, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये चुनावी जो एक पूरा एक सीमा के दायरे में आ गया है। 100 दिन भी नहीं बचे हैं चुनावी माहौल आने में, और मार्च के फर्स्ट वीक से आचार संहिता लागू जाएगी। तो आज इन परिस्थितियों में भाजपा या केंद्र सरकार का इस अचानक इस तरह का एक जो डिसीजन लिया गया और समाज के सामने रखा गया, देश के सामने रखा गया, तो अगर आप सुमित जी थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी आज सुबह तक इस टॉपिक पर कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अगर आप ध्यान दें तो इसके पीछे, जैसा हम पत्रकार वगैरह देखते समझते चले आ रहे हैं, तो जो हमारी समझ कहती है, हम लोगों ने काफी डिस्कस किया, आज भी 2-3 चैनलों में रहे, तो इसके पीछे निकल कर ये आता है कि चूंकि इस वक्त कई मुद्दे बहुत गर्म थे, जो भाजपा के अपने मुद्दे थे, जहां कहीं भाजपा को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, उसमें एक सबसे गर्म मुद्दा था राम मंदिर मुद्दा। पिछले 2 महीने से आप देख रहे थे जिस तरह माहौल गरमाया था, और चांस की बात 3 दिन पहले मोदी जी का 4 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कह देना कि अध्यादेश नहीं लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ध्यान भटका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ जी, तो और दूसरी तरफ जहां और मुद्दे गर्म थे, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। दिनेश इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले राजेंद्र घोटे साहब भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए, मराठा मोर्चा की तरफ से नेता है उसके। दिनेश घोटे साहब राजेंद्र घोटे साहब बहुत स्वागत आपका। और सर आपसे सवाल ये, इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं? सुमित जी आज हेलो जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, जो गरीब लोग है अपर कास्ट में, उनको रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, वो बहुत अच्छा निर्णय है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब उसका स्वागत करते हैं तो वो दूसरा उसका पैरामीटर एक देखना चाहिए कि जो लोगों को ऑलरेडी आरक्षण दिया है, नहीं तो हम अभी महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको 16% रिजर्वेशन दिया है, 16%। लेकिन उसका अभी बिल पास होने के बाद, उसका एक लॉ में रूपांतर होने के बाद, वो जब हमको मिलेगा तभी हम समझेंगे कि ये उसका हमको फायदा मिला है। आज 50% का जो कैप है पूरा इंडिया में, तमिलनाडु और 1-2 स्टेट छोड़ के हर जगह 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए ये जो 10% दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। जो गरीब लोग हैं उच्च जाति में, उनको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और उनको मिलना ही चाहिए। अच्छा। वैसा हमारा जो मराठा कम्युनिटी है, हमारा जो 16% का आरक्षण की मांग थी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका बिल में रूपांतर किया है, और अभी वो उसका जब पार्लियामेंट में जाएगा और वो शेड्यूल 9 में जब बैठेगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप अमेंडमेंट करेंगे तो ही एक कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी आप फाइनली कह रहे हैं कि जब मिलने लगेगा तब विश्वास होगा, उससे पहले जुमला है, उससे पहले जुमला लगता है। आप ये कह रहे हैं कि जब हमें फायदा मिल जाए, जब पूरी तरीके से रिजर्वेशन का जो है फायदा मिलना शुरू हो जाएगा तभी मानेंगे, उससे पहले तो सिर्फ जो है हवाई बातें हैं, ये कह रहे हैं ना सर आप? ठीक है, दिनेश जी दोनों पर जवाब देंगे। अनिल मिश्रा साहब ने वही बोला, ये नहीं कह रहे हैं कि हवाई बातें हैं। निश्चित तौर पर देखिए,
जब उसका फायदा लोगों को मिलने लगेगा तभी वो मानेंगे, लेकिन ये तो है नहीं कि पहले फायदा मिलने लगे। जी, उसका स्वागत ही करेंगे। जी जी बिल्कुल आप कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। में बैठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि लाभ पहले मिलने लगे और कानून बाद में आप बनाइए। तो निश्चित तौर पे कानून बन भी रहा है और उसका लाभ होगा, इनका कहना बिल्कुल जायज है कि बने, अगर कहीं उसमें कोई। अनिल मिश्रा साहब ने कहा कि इस वक्त जो उस पर अनिल जी की बात कर रहा हूं। अनिल जी ने कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक है और कई तरह के मुद्दे आज सामने हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए हमको लगता है कि मास्टर को खेला गया। एक तो ये अनिल जी या सुमित जी कि कहीं से भी कहीं कोई तरह का प्रतिबंध नहीं है कि जब तक आचार संहिता नहीं लगी होती है तब तक आप कोई इस तरह के फैसले ले सके। अगर इस फैसले को हम 3 महीने पहले लेते तो आप कहते कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देख के आपने फैसले लिए। अगर इसको हम 6 महीने पहले लेते तो आप कहते आप कर्नाटक के चुनाव को देख के फैसले। ये तो देश चुनाव का देश है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई चुनाव लगा ही रहता है। तो इसलिए कृपया करके इसके चुनावी चश्मे से मत देखिए, लेकिन जो लोग जिस चश्मे से देखना चाहें देखें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। आप पहले भी हमने कहा कि गरीब क्या जाति देखकर पैदा होता है क्या? कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसको क्या पता है वो किसके घर में पैदा हो रहा है, किस जाति में पैदा हो रहा है? अगर उसके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो गरीबी और मुफलिसी में है तो क्या उसका शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? और बाकी पहले के जो रिजर्वेशन है, घटना क्या बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, उसकी जो आवश्यकताएं होंगी वो पूरी की जाएंगी ना, उसमें कहां से? और संविधान बनाने का काम, उसमें परिवर्तन का काम, ये सारा काम लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास सुरक्षित है। नियम के अनुसार ही होगा। कोई कह रहा है कि बिना नियम से होगा क्या? बिना नियम से तो हो ही नहीं सकता। आप उसकी चिंता मत कीजिए। जो गरीब है उसको तो उसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। कौन कह रहा है नहीं मिलेगा? यही कह रहा है जब सरकार कोई निर्णय ली है तो निश्चित तौर पर बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। आप इंतजार कीजिए, बस कुछ एक दिनों का इंतजार कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। जब तक महाराष्ट्र की बात है, जब तक महाराष्ट्र की बात चल रही है, पूरा हिंदुस्तान में जाट की बात चल रही है, पटेलों की बात चल रही है आरक्षण के मामले में, वैसी महाराष्ट्र में मराठों की भी बात चल रही है। अगर आप मराठों की बात करेंगे तो पूरा, हेलो जी जी सर सुन रहे हैं, बोलते रहिए आप। पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में एक कास्ट कौन सी भी स्टेट में नहीं है। जितनी मराठा कास्ट महाराष्ट्र में है उतना कोई भी समाज कोई भी स्टेट में, कोई भी प्रोविंस में, पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अगर हमारी 16% की मांग को ये गवर्नमेंट मानती है प्लस ये 10%, तो 50 + 16, 52 + 16, 68 + 10, 78, ये कैप 78 तक जाएगी। तो 78 की कैप ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा फिट होएगी, दैट गवर्नमेंट शुड डिसाइड। ठीक है अनिल मिश्रा साहब। जी बिल्कुल ठीक है, जैसा दिनेश जी भी कह रहे थे, अभी राजेंद्र घोड़े जी भी पूछ रहे थे। देखिए इसमें बात, मैंने कहा ना कि राजनीति के जो चश्मा है वो अलग है, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा गौर करें, 89 में जब मंडल आता है और मंडल को जिस ढंग से पेश किया गया और विवाद हुआ, राजनीतिक विवाद ही रहा, लेकिन जब मामला विवाद बहुत बढ़ गया, सरकार जो उस वक्त थी उसने भी और विपक्षी पार्टियों ने राजनीति करना शुरू किया, जब वो लागू किया गया था तो आप देखे थे 70% के अबव चला गया था और इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था ये मैटर। जब 94 तक 2-2.5 साल ये मैटर चला है तो सुप्रीम कोर्ट की कई जजों की पीठ ने इस पर बहुत विस्तृत विचार विमर्श किया है। हमारे देश में आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं दिया जा सकता है, जितनी संवैधानिक व्याख्या है उसी के तहत किया जा सकता है। पूरे जांच परख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उसी वक्त डिसाइड कर दिया था कि देश में 50% के ऊपर किसी भी प्रकार से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान दें कि आखिर में कानून तो संसद को बना रहा है ना, मैं उसमें बता रहा हूं। देखिए यही मैं बताना चाहूंगा, इसके पहले कई भी स्टेट में, कई राज्यों में इस तरह की कोशिश की गई है, लेकिन जब की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा। अब बात आती है कि अगर आज हमारी केंद्र सरकार इस पर फैसला लेती है या प्रयास करती है तो 2 प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो ये कि देखिए हमारे इस पूरे 5 साल की सरकार का अंतिम दौर का सदन की कार्रवाई चल रही है और अंतिम कार्रवाई मेरे ख्याल से कल की तारीख में है। तो अभी आप इस प्रस्ताव को ला रहे हैं, अब प्रस्ताव बनेगा, कल आप कब लोकसभा में पेश करेंगे, कब राज्यसभा में पेश करेंगे? पहली चीज, जहां 3 तलाक बिल एक इतने दिनों से पेंडिंग है उसको अगर आप अपनी स्थिति में नहीं पेश कर पा रहे हैं, मैंने क्यों कहा ये चुनावी वो है। दूसरा, जब संविधान संशोधन की बात आती है, जैसा सरकार भी कह रही है, सरकार के प्रवक्ता गण भी कह रहे हैं, तो संविधान संशोधन 2/3 मेजॉरिटी पे किया जाता है और ये भी बड़ी बात नहीं है, आप 2/3 मेजॉरिटी विपक्ष आपका साथ देके कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि संविधान में संशोधन उतना ही किया जा सकता है जितनी संविधान हमारी
इजाजत देता है। अगर संविधान में संसद, जबकि पार्लियामेंट सर्वोच्च होता है, लेकिन पार्लियामेंट में भी की गई कार्रवाई को संवैधानिक व्याख्या हमेशा सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अगर संवैधानिक कोई भी फेरबदल या सुधार किया जाता है और वो संवैधानिक व्याख्या के तहत नहीं आता तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट उसको नकारता है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। सरकार उसको माने या ना माने, लेकिन संवैधानिक समीक्षा करना और उसको सही है या गलत, मानने और ना मानने की तो बात ही नहीं है। अगर इस देश का संविधान कहता है और देश के संविधान और कानून के तहत जो, फिर तो रास्ते कई हैं। तो देश की सर्वोच्च अदालत के पास जाने का भी जो है फैसला है, जिसका आपने जिक्र यहाँ पर कर दिया। और आपने ये भी कहा, मैं एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ पर सर जा रहा हूं, उसके बाद मौका यहाँ पर दूंगा और उसका जवाब जो है दिनेश जी यहाँ पर देंगे कि आखिर अगर ये मसला संसद में जाकर फंसता है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग बिल्स पर कोशिश जो है सरकार कर रही है और अब तो अमेंडमेंट की बात है, उसे कराने के फिर रास्ता क्या है, किस ओर देख रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, वहीं विपक्षी जो फैसला रिजर्वेशन का सवर्णों को लेकर लिया जा रहा है उसे मजाक बता रही है, चुनावी जुमला बता रही है। साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस आरक्षण को लेकर है, क्योंकि मौजूदा आरक्षण की सीमा जो 50% है, उसमें से 49.5% आरक्षण वर्तमान में दिया जा रहा है। तो आखिर कैसे यह रास्ता तय होगा, जहां एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि यह सामाजिक समरसता को और ज्यादा मजबूत करेगा, यानी जो गहरी खाई पिछड़े वर्ग के लोगों और साथ ही साथ सवर्णों के बीच में है, यह उसे पाटने का काम करेगा। लेकिन यह होगा कैसे, रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में इस समय 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन अब यह बहुत जल्दी बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने स्वर्णों को आरक्षण देने का ऐलान कर बड़ा दांव चला है। जो स्वर्ण समाज बार बार आरक्षण की मांग करता रहा है, उसके लिए मोदी सरकार ने आरक्षण का ऐलान कर दिया है। वैसे कानूनी रूप से 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, और यह बात न्यायालय मंडल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है कि आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो सकता है। और आरक्षण के लाभ से मलाईदार परत को अलग कर देने के लिए कहा गया है। साल 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने जा रही है। ये सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। इसलिए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने संविधान में संशोधन की तैयारी भी कर ली है। जो लोग SC/ST एक्ट में सरकार का विरोध कर रहे थे, क्या वो अब केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध करेंगे? वैसे आरक्षण को लेकर देश में EWS कैटेगरी भी स्पष्ट की गई है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस देश के अंदर स्वर्णों को लेकर तमाम बातें करने वाली पार्टियां अभी तक इसे क्यों लागू नहीं कर पाई। सुदर्शन न्यूज के लिए जयदीप यादव की रिपोर्ट। तो आखिरकार घूमकर बात यहां पर आती है कि आखिर कैसे इसे लागू किया जाएगा और इसे अनप्रैक्टिकल क्यों बताया जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मिश्रा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बोलना था, जिस प्रैक्टिकलिटी की आप बात कर रहे थे, आखिर अनप्रैक्टिकल क्यों लगता है फिर? नहीं जी, देखिए अनप्रैक्टिकल कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। एक तो संविधान की जो मूल आत्मा है, हमारे यहाँ जब भी संशोधन होता है संविधान से रिलेटेड कोई भी, तो ये संविधान में बड़े साफ शब्दों में कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता किसी भी संशोधन के द्वारा। जो उसकी आत्मा है उसी के तहत आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है हमारे संविधान में। दूसरा, जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में ही देखिए, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन
संशोधन करना पड़ेगा। हम आपको बता दें आर्टिकल 55 एंड 56 में जब रिजर्वेशन की बात होती है तो वहां पर पूरे संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई है। जब हम अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान के तहत ही किसी नीति की बात करते हैं तो वहां प्रश्न ये उठता है कि हमें किस व्याख्या के तहत ये एक नई नीति जोड़नी पड़ेगी। और अगर नई नीति जोड़नी पड़ती है तो उसमें फिर वही बात आती है कि ये कोई साधारण बिल नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में डाला और 1 वोट से जीत गए या 10 वोट से जीत गए। इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो 2/3 मेजॉरिटी कहां से आएगी? नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा ना कि सारी व्याख्या आप 2/3 मेजॉरिटी भी इकट्ठा कर लें, लेकिन हमारे संविधान के तहत ये कहा गया है जो 3 स्तंभ कहे गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की यही व्याख्या की गई है कि जब भी पार्लियामेंट में या किसी भी प्रकार के कार्यपालिका द्वारा कोई कार्रवाई ऐसी की जाती है जहां संविधान की मूल आत्मा का उल्लंघन होता है या कहीं संविधान की आत्मा को चोट पहुंचती है तो उसकी परीक्षा, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सही है या गलत है वो ये बताती है, आदेश नहीं देती है। उदाहरण जो भी मैं आपसे कह रहा था कि SC/ST एक्ट, अभी ताजा मामला आप देखिए, SC/ST एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करके, उसकी व्याख्या करके उसका सही फैसला बताती है, जिससे सारा नियम कानून बदल जा रहा था। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने उसी नियम कानून को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ही गलत सिद्ध कर दी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहा कि मैंने जो फैसला दिया है वो सही है। तो मेरे कहने का मतलब व्यवहारिकता और उसका सरकारीकरण करना, इन दोनों में अंतर है। जो प्रैक्टिकल जो है उसको लेकर जो है सवाल है। नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल तो कई तरह के हो सकते हैं, उसके जवाब भी हैं। देखिए, कहीं भी संविधान की मूल भावना में रिजर्वेशन की इस तरह की बात ही नहीं है जिसकी बात आप करें। उसकी मूल भावना में कहां था? अगर आप कह दीजिए को 50% और कितने समय तक आप देंगे, उसके मूल भावना में था ही नहीं। आपने आवश्यकता के अनुसार, सुन लीजिए एक मिनट, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए और समाज में उन लोगों को जो लोग पीछे छूट गए थे उनको कैसे समाज के साथ एक साथ लाकर एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। आज जो मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार करे, उसकी भी मंशा यही है कि वो किसी भी जात में है, किसी भी रूप में, अगर वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर कहीं पीछे छूट गए हैं तो कैसे उनको लाकर मुख्यधारा में उनके समानांतर खड़ा किया जाए, यही इतनी बात है। और निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि 15 और 16 आर्टिकल में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, तो वो संवैधानिक अधिकार संसद के पास है, तो यही तो देखना है ना। आप देखिए, कल अगर आता है तो देख लीजिए, जो लोग चर्चा, कोई इसका विरोध नहीं करा। हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ नेता बैठे हुए हैं, वो कह नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा। पहली बात तो है कि इसका संशोधन कल हो, ये पास हो, इंप्लीमेंट की चिंता आप छोड़ दिया। और तीसरी बात, एक बात और अनिल जी की आई कि मान लीजिए उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लेकर फिर उस पर टीका टिप्पणी, निश्चित तौर पर वो अधिकार उनको है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय इसमें कुछ करता है तो पुनः ये अधिकार संसद के पास है, जैसे SC/ST एक्ट में किया गया, वैसे इसमें भी होगा। कहां दिक्कत है? हमारी सरकार अगर निर्णय ली है तो उस पर हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम इसका इंप्लीमेंट करेंगे और सवर्ण जो आर्थिक आधार पर पीछे रहेंगे उनको हम 10% का आरक्षण। अयाज साहब, आपने शुरुआत यहां से की कि हम तो बार बार मांग करते रहे हैं, मायावती ने बार बार इसका जो है जिक्र किया है, लेकिन हम फिर भी जो है इसे एक मजाक बता रहे हैं, एक जुमला बता रहे हैं। जब तमाम आप लोगों ने जिक्र करा, आप लोगों ने कहा कि हम भी इस चीज के जो है पक्ष में हैं, फिर आपत्ति कहां है? देखिए, ये बिल्कुल जज्बातों से, अगली जाति के लोगों के जज्बातों से खेलने के लिए एक वोट बैंक चाल से ज्यादा कुछ साबित नहीं होने वाला है। उसकी वजह यह है कि आप अंतिम सत्र के अंतिम समय में इसको लेकर आए हैं। पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज, संविधान में संशोधन के लिए वो कह रहे हैं ना, पर्याप्त समय, वो कह रहे हैं ना उसके लिए जो है वो तो आचार संहिता का वक्त है, वो तो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन कर रखा है। ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि आखिर वक्त में नहीं लाया जा सकता, नहीं होगी चर्चा। ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि आप जो है चुनावी साल में जो है इस तरीके का फैसला नहीं ले सकते हैं। साल में न लाने का भले ही नियम नहीं है, लेकिन जनता के पास इतना सोचने का समय है कि ये जो फैसला अंतिम समय लिया जा रहा है, इसका लाभ तो नहीं मिलेगा, ये लागू तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका वोट बैंक लाभ लेने के लिए एक जातिगत जो राजनीति है उसका जिन बाहर आ जाएगा। इस देश में 70 सालों तक सरकार आकर चली गई, उन्होंने भी आखिरी वक्त में नहीं करा, वो कर लेती आखिरी वक्त में। 2014 से पहले की सरकार थी, वो आखिरी वक्त में आकर कर जाती। राज्य में आप सरकारें संभाल कर चले गए,
नहीं, राज्य में जो आखिर बहन जी में ने आकर सरकार आप लोग चलाई, कर लेते, उन सवर्णों के सर्वजन लिए हिताय आप कर सर्वजन लेते। सुखाय के नाम पर सरकार चलाई और मंत्रिमंडल में अगली जातियों राजेंद्र को साहब, बराबरी की ऐसा तो कोई भागीदारी नियम दी। नहीं है ना, जिसकी जितनी मराठाओं संख्या को अगर जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, बहन जी मराठा की आरक्षण सरकार के लिए में- आप जब लड़ाई लड़ी गई है तो आखिरी वक्त में बहन आकर ही जी की लड़ी गई सरकार है, में जिसकी उसमें जितनी आकर जो संख्या फायदा हुआ है या फिर उसकी उस पर जो है उतनी वादा भागीदारी। सरकार ने किया है वो आखिरी वक्त में आकर बहुजन किया है, तो समाज- इसमें अगर सरकार वादा पूरा करने की बात कर बहुजन रही है समाज पार्टी का तो उसे नारा स्वीकार था। नहीं करेंगे। एक मिनट सर। नहीं नावेद जी आप मराठा आरक्षण की जो बात कर रहे हैं अभी डिबेट में, नहीं सर, ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, मैं मराठा को लेकर आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं। देता हूँ ठीक। कि मराठा आरक्षण की बात महाराष्ट्र में कई सालों से चल रही है। मराठा आरक्षण का पहला आंदोलन महाराष्ट्र में 1980 में हुआ था। 1980 और 1982 बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि संविधान में संशोधन करके मराठाओं को की थी, वो इकोनॉमिकल बेसिस पे की थी, आर्थिक आधार पर की थी, लेकिन वो कोर्ट में टिका नहीं। नरसिम्हा राव जब जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं, वो खारिज हो गया। अभी मराठा आरक्षण की आप अभी आज जो बात कर रही है, हमारी मांग तो बहुत सालों से है। ये गवर्नमेंट ने अभी इलेक्शन के जब इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए दिया, ऐसा नहीं है। इट इज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स टुगेदर, बहुत सालों से चल रहा है। और आज जो सेंट्रल कैबिनेट ने जो मीटिंग में किया है 10% फॉर द पुअर, हेलो जी सर बोलिए। 10% फीसदी आरक्षण जो दिया है गरीबों के लिए स्वर्ण कम्युनिटी में, जी, तो उसका स्वागत भी करेंगे। इनका गरीब लोग स्वर्ण कम्युनिटी में बहुत नहीं, है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार जब इसे ला रही है तो आखिरी वक्त में लेकर आ रही है और ये चुनावी साल है। हमारा ये कहना है कि मैं आपके संदर्भ में पूछ रहा हूँ राजेंद्र साहब, मैं आपके संदर्भ में पूछ रहा हूँ, मराठा आरक्षण को लेकर आखिरी वक्त में आप लोगों को भी सरकार की तरफ से दिया गया ना आश्वासन, तो स्वीकार करने योग्य है या फिर नहीं है, या फिर ये कहकर खारिज कर देंगे नहीं आप तो आखिर में आकर जुमला पकड़ा कर जा रहे हैं? नहीं, लेकिन हम मराठा कम्युनिटी को जो आरक्षण दिया है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट होने के बाद दिया है जी। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेशनल बैकवर्ड कमीशन के जैसा स्टेट बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट करके उसका रिपोर्ट पूरा महाराष्ट्र असेंबली में टेबल किया, एंड उसके बाद वो लॉ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वो जो बिल है इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लॉ। अभी वो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वो कैसा गवर्नमेंट कोर्ट में स्टैंड होने का ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ठीक है अयाज साहब, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैटर। ठीक है अयाज साहब, सवाल यहां पर यह है कि जो विपक्ष है वो इसमें किस तरीके से साथ देता है। सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम तो जो है यहाँ पर 10% सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जा रहे हैं, हमने फैसला जो है यहाँ पर ले लिया और कल टेबल भी कर देंगे इसे लेकर किस तरीके से अमेंडमेंट यहाँ पर किया जाएगा। आपका पक्ष अब कहां पर है? आप संसद में कहां पर खड़े हुए हैं? आप नहीं है संसद के अंदर, चाहे दोनों सदनों का अगर जिक्र करें, लेकिन आपके सहयोगी हैं, हाल ही में जो है गठबंधन करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताइए, अगर किसी अगड़ी जाति के आर्थिक आधार पर किसी तरह का आरक्षण संविधान में देने की व्यवस्था नहीं है, पहली परिभाषा में आप इस बात का अंदाजा कीजिए कि सरकार कहती है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। सर फिर आप किस आधार पर मांग रहे थे? नहीं, मायावती का जिक्र आपने सबसे पहले कर दिया। सामाजिक पिछड़ापन है, है, जब मायावती ने इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग करी, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन सवर्णों को मिलना चाहिए, अगड़ी जाति को मिलना चाहिए। आपका आधार क्या था? जो सामाजिक आधार पे पिछड़ापन है, जो शिक्षा के आधार पे पिछड़ापन है, बहन जी उन ऐसे वर्ग को, चाहे वो अगड़ी जाति के हो, वो पिछड़ी जाति के हो या SC ST से हो, बहन जी उनको आरक्षण देना, उनको आरक्षण का लाभ देने की हमेशा पैरोकार रही है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें गौर करने की बात है। अभी जो बिल पेश किया गया है, जो उसके अंदर एक जो लैंग्वेज है, उसके अंदर एक शब्द है आर्थिक आधार। आप मुझे बताइए, जनता को सीधे सीधे ठगने की जो एक जानकारी की कमी है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक आधार पर संविधान में कोई आरक्षण लाने की व्यवस्था ही नहीं है। आया साहब, किस आधार पर आप किस आधार पर करने वाले? सामाजिक पिछड़ापन, जब आप जिस सामाजिक जाति में भी सामाजिक पिछड़ेपन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सवर्णों को उसे स्वीकार कर लेते हैं। सुमित जी एक चीज बीच में जोड़ दूं सिर्फ बस, नहीं तो अभी जो 50% या 49.5% जो आरक्षण मिल रहा है, क्या अगर सही बात अभी कहें हमारे बसपा के साथी, तो क्या जिनको जरूरत है उनको कितने % लोगों को मिल रहा है? जिसकी बात जो आप सामाजिक तौर पर कर रहे हैं, हमारी सरकार वही देखिए एक मिनट, हमारी सरकार वही कर रही है। उसमें जो कमियां थी,
कि उस 50% के 49.5% के रिजर्वेशन को कहीं से कोई हस्तक्षेप ही नहीं हो रहा है। और सुमित जी ने आपसे यही सवाल किया कि जब बहन मायावती ने कहा, जब इसमें भी लगेगा, इसमें लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। अरे क्या बात करोगे, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या आधार पर पिछड़ापन साबित करके आरक्षण नहीं दे सकते। अयाज जी नहीं, एक मिनट, 30 सेकंड। जब आप कहते हैं हमें जो है सवर्णों के लिए आरक्षण की जरूरत है, सवर्णों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके लिए तो आप इफ या बट नहीं करते हैं, उसमें तो हाइपोथेटिकल चीजें, अभी तक तो उन चीजों को लेकर उसका परफॉर्मा क्या होगा, प्रस्ताव क्या होगा, वो भी सामने नहीं आया, बिल आया नहीं है अभी तक। तो अभी से बट लगाने शुरू कर दिए। सर अगर सवर्णों के लिए आरक्षण आ रहा है तो उसमें किस साइड आप खड़े हैं, पहले ये तो क्लियर कीजिए। कल आएगा तो आप उसके अगर ये आता है, आप कहाँ खड़े हैं? सवर्णों में संसद में सीट नहीं है आपकी, हमें पता है, लेकिन सहयोगी क्या करेंगे? अगर दबे कुछ लोगों को, गरीब वर्ग को, अगर जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ गए हैं, उन्हें किसी तरह का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो बहन जी उस लाभ में उसका स्वागत करेंगी। लेकिन बहन जी ये भी चाहती हैं कि अब किसी भी तरह से अगली जातियों के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए बेवकूफ ना बनाया जाए। ये वोट बैंक की राजनीति है। चुनाव के अंतिम समय में इसको लाकर सवर्णों को एक झुंझुना समाने की कोशिश है। अभी इसकी बहुत लंबी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट में मिश्रा जी ने कहा है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। यह संविधान की मूल आत्मा से 59% की तरफ जब चलेगा तो इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शन जो है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दिए जाएंगे। इसलिए चुनावी लाभ लेकर 2019 में सर एक माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या वो ये सोचकर ये सोच लें कि इस बच्चे की आगे आने वाले वक्त में मृत्यु हो जाएगी या वो जो है इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो वो क्या जब किसी बच्चे को जन्म देना छोड़ दें? क्या वो इस समाज की भलाई के बारे में सोचना छोड़ दें? सर आप ये, सर मैं इसलिए बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा। सर सीधा सा सवाल है कि कल जब टेबल हो जाएगी चीज, उसके बाद उन चीजों को जो है क्लासिफाई कर दिया जाएगा। आप लोगों ने एक मायावती अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो एक चीज के लिए क्लासिफाई करती हैं कि सवर्णों को आरक्षण की बात अगर आप करते हैं तो वहां तो आपने भी क्लासिफाई नहीं किया, आपने भी नहीं बताया किस आधार पर आप देने जा रहे हैं और सवर्णों को कैसे क्लासिफाई करेंगे? ठीक है दिनेश जी, डेफिनेशन की बात कर, नहीं होगा, डेफिनेशन आधार। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, आप उस डेफिनेशन में तो आ ही नहीं रहे हैं। आपको संसद में बिल पास करने पे तो आपने जनता ने अधिकार ही नहीं दिया है। जरा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जरा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं डायलॉग की बात, आपकी भूमिका सिर्फ डायलॉग में है। आपकी भूमिका उस कानून बनाने के योग्य जनता ने आपको बनाया नहीं, इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ दिए। आप मुंगेरी लाल के हर चीज सपने देखिए, आपने नैतिक साहस नहीं है। नो, आप में नैतिक साहस नहीं है। आप ये कह नहीं सकते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं आर्थिक आधार से आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरी तरफ विपट कर रहे हैं। अरे आपको तो जनता ने अधिकार नहीं दिया है। कल जो बिल पेश होगा उसमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठ के आप चिल्लाते रहिए सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर, मायावती जी को लेकर। 67 विधायक जो जीत कर आए थे मायावती, उन्हें उस सरकार में बराबरी के अधिकार देकर हमने अपनी मानसिकता बता दी थी। हमारी सोच जो है सर्जन निकाय और सर्जन सुखाई की है। चर्चा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की जनता देख रही है ना, पिछड़ा है। आप उसको चुनाव से देखिए, हम इसको सामाजिक समरसता से देखना चाहते हैं। और एक चीज और आपकी पार्टी का जो नारा था, जरा मंडल कमीशन की 27% का आरक्षण है। और आपकी पार्टी का जो एक समय नारा था तिलक तराजू और तलवार, हमारी पार्टी का नारा नहीं था। DS4 का था। DS4 किसका था? हमारी पार्टी का, हमारे नेता का नारा किसका था? DS4 का था। किसका था? DS4 का किसका था? जिनका था ये जिनका कैसे था? एक दुष्प्रचार था। ना, दुष्प्रचार नहीं था, दुष्प्रचार नहीं था। जब हमारे हाथ में ताकत आई, सुना आप तो सुनते नहीं है दिखाया। अरे आप अभी बोलिएगा ना, अभी आप बोल लीजिएगा अभी आप सरकार में बराबरी की हिस्सेदारी हम बोलते हैं जी, बीच में बोलते हैं। ये नारा जिसका भी था, आप अपने आप को उससे संबद्ध करते हैं या तो उसकी यहाँ वो करिए, निंदा करिए। आप निंदा करिए, दुष्प्रचार नहीं था। अगर कहिए अगर आप निंदा करिए, आप निंदा करिए। मोहन भागवत जी का बयान एक मिनट ऐसे आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आपको जातिवाद मानसिकता को दर्शाता है। अगर चुनाव के समय अरे भैया जी कहते हैं SC/ST आरक्षण की समीक्षा होनी हाँ, चाहिए। एक मिनट जब सुन लीजिए, जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहा हूं, एक सुन लीजिए। RSS जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और हिंदुस्तान, जरा सुन लीजिए, फिर बीच में बोलने की बीमारी है। प्लीज जातिवादी संगठन तो बहुजन समाजवादी पार्टी है। जरा एक मिनट रुकिए, जरा रुकिएगा, बीच में क्यों बोलते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत जी ने कुछ कहा
आरएसएस ने कुछ कहा। आरएसएस जिसकी सराहना इस देश के तमाम पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने की है, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर आरएसएस, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, अगर आरएसएस या मोहन भागवत जी कहते हैं और हम कुछ करते हैं तो उसमें तकलीफ क्या? हमने कहा जो नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, जो समाज में, बीच में मत बोलिए कह रहा हूं, जो समाज में नफरत की दीवार पैदा हुई थी, उस दीवार को कम करने का, उस दीवार को ढहाने का काम इस स्वर्ण आरक्षण है। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण उसी दिशा में मील का पत्थर होगा। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे कौन आपके साथ है? वो ये कह रहे हैं, आपको जीरो सीट, एक मिनट सर, अयाज साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो आपका नारा नहीं था, आप कह रहे हैं कि दुष्प्रचार था, तो आज खंडन करिए ना, निंदा करिए उसकी। कहिए कि जो लोग दे रहे थे वो सारे के सारे, आप कहिए हम उसकी निंदा करते जिसने किया था। अयाज साहब, हर भाषण नहीं, आप उसकी बात करिए ना, आप उस नारे की करिए। अरे अजीब बात है, इधर उधर की बात मत करिए, नहीं आप कहिए ना उस नारे की। इतनी देखिए, इतनी हिम्मत नहीं कि आप कह सकें, नहीं आप उस नारे की कहिए। किसकी? हर जो भी नहीं, तोड़ने वाले भाषण दिए गए हैं, चाहे वो 2014 से अब तक दिए गए हो या 2014 से पहले दिए गए हो, जो भी भाषण समाज को तोड़ने वाले दिए गए हैं, समाजवादी पार्टी का दोहरा खंडित करने वाले जो भाजपा की जनता आपको देख रही है, अनिल मिश्रा साहब, उसका हम निंदा करते हैं। उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और आज की तारीख में जो एक मिनट नावेद भाई जो बोल रहे हैं जी, तमिलनाडु में भी 69% आरक्षण है, 50 के ऊपर का कैप है तमिलनाडु में जी, और वो कई सालों से, 20 साल से वो चल रहा है। वैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, घटना में, संविधान में करते हैं तो ये कोर्ट में टिकेगा, ये कोर्ट में स्टैंड होएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, कोई इंडिविजुअल की जवाबदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका, सरकार ये कह रही है कि हम तो सामाजिक समरसता को, जो बीच में खाई आई है, जो पिछड़ा वर्ग है उसके, और साथ ही साथ जो सवर्ण है उनके, उसे कम करने की कोशिश ये जो है कोशिश करेगी। और इसमें महत्वपूर्ण कितना रहने वाला है विपक्ष का रोल? छोटा सा कमेंट आपका। बहुत छोटा सा। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो इस रिजर्वेशन की बात हो रही, संविधान में जो रिजर्वेशन की व्याख्या है वो सामाजिक रूप से पिछड़े और जो परंपरा हमारी है, दलित उसमें आते हैं, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी व्याख्या की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन हमारे संविधान में कहीं नहीं माना गया है, इसलिए ये मुद्दा बार बार गर्म हो रहा है कि इस रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, जैसा अभी दिनेश जी बोल रहे थे कि क्या संविधान में इस तरह कोई व्यवस्था है, संविधान में हमारी पूरी तरह से बड़ी क्लियर व्यवस्था दी गई है कि समाज के पिछड़े, दलित और पिछड़े वर्ग को आगामी, जो हम आपको संविधान के पहले दिन की बात बता रहे हैं, इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है और यह व्यवस्था 10 साल के लिए रहेगी। बात सुनिए, उसके आगे लेकिन संविधान में ही लिखा है कि सरकार के ऊपर निर्भर है, वो जब तक चाहेगी इसको आगे बढ़ाते रहेगी, जिसकी परिपाटी आज तक चली आ रही है। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया जा रहा है वो है आखिर इसका अमेंडमेंट किस तरीके से होगा, कैसे इसे लागू किया जाएगा, सवर्णों के खाते में रिजर्वेशन कैसे आएगा। उससे महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष जो है वो आखिर अब किस पाले खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पूरे राजनीतिक घमासान इस वक्त मचा हुआ है। तमाम पार्टियां स्वागत जरूर कर रही हैं, लेकिन दबे मन से। वहीं सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी ने महेश शर्मा से खास बातचीत की। कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया है। 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, एक कह सकते हैं लगातार सवर्णों को आरक्षण देने की बात कर रही है सरकार ने, एक बड़ा फैसला लिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बहुत लंबे समय से एक अपेक्षा थी इस देश के सवर्ण गरीबों की कि उन्हें भी इस आरक्षण की हक दिया जाए, और हमारी सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध की कि सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि हम धर्म जाति विहीन एक ऐसा समाज बनाने की ओर अग्रसर हैं, जहां पर जातियों के आधार पर जो लोगों ने राजनीति की थी, धर्म के आधार पर जो राजनीति की थी, लंबे समय तक जो चली आ रही थी, जो समाज को बांटने का काम करते थे, आज उस समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता का मैसेज देने के लिए, जो एक मैं समझता हूँ एक कुंठा का सा भाव इस गरीब वर्ग के अंदर पैदा होता जा रहा था, शायद उन्हें इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है, और आज उस मांग को प्रधानमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने पूरा किया है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को और हमारी पूरी कैबिनेट को। विपक्ष का यह आरोप है कि चुनावी जुमला है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष
इस बात के लिए पिछले 4.5 साल से यही बात करता आ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और उस विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। खासतौर पर जो भी पार्टियां विपक्ष के नाम पर ये कहने की बात कह रही हैं, जिस कांग्रेस को 60 साल जिसने राज किया उस देश पर, और आखिरी उसकी हश्र ये हुआ हो कि 10% संख्या का अंक भी प्राप्त ना कर पाई हो और वो खाली भरगला कर देश को आगे बढ़ना चाहती है। देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो इन बातों पर, अब मैं समझता हूँ कि अब ये पार्लियामेंट के अगर आता है तो लोगों को अपनी राय पता जानने का हक है और विपक्षी पार्टियों को भी अपनी जो भी उनका सोच है उन्हें बताना होगा कि तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा साहब, जिन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो अब सबसे बड़ी परीक्षा इस रिजोल्यूशन को लेकर जो है वो संसद में देखने को मिलेगी कि कैसे इस रिजर्वेशन को सरकार अमली जामा पहनाने में कामयाब हो पाती है। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।